तो दोस्तों आज हम एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए 110 इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करेंगे और ये सभी प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्न हैं और परीक्षा में आने लायक प्रश्न, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है कि इंडिका नामक पुस्तक किस लेखक द्वारा लिखी गई है। तो इंडिका पुस्तक की रचना की है मैगस्थनीज ने। ठीक है, तो मैगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है, तो आपको याद रखना है मैगस्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, तो इंडिका की पुस्तक की रचना किसने की? मैगस्थनीज ने। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि किस ग्रंथ से हमें पाटलिपुत्र के नगरीय प्रशासन का वर्णन मिलता है। तो वह वर्णन मिलता है इंडिका नामक पुस्तक से। ठीक है, इंडिका नामक पुस्तक से हमें पाटलिपुत्र के नगरीय प्रशासन का वर्णन मिलता है। किस पुस्तक से? तो आपको याद रखना है, वह पुस्तक है इंडिका। अगला सवाल है कि चंद्रगुप्त मौर्य वृद्धावस्था में जैन साधु भद्रबाहु के साथ तपस्या करने किस स्थान पर चला गया। तो वह चले गए थे श्रवण बेलगोला। ठीक है, श्रवण बेलगोला चले गए थे। कौन चले गए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य। और कब चले गए थे? वृद्धावस्था में। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य वृद्धावस्था में जैन साधु भद्रबाहु के साथ तपस्या करने के लिए श्रवण बेलगोला पर चले गए थे। ठीक है, श्रवण बेलगोला में चले गए थे कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि अशोक के अभिलेखों में कौन सी लिपियां प्रयुक्त हुई हैं। तो वह लिपि है उपयुक्त सभी। ठीक है, ब्राह्मणी, खरोष्टी और अरामाइक और ग्रीक, ये चारों लिपियां हैं जो अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त की गई थी। ठीक है, ये चारों लिपियां हैं जो अशोक के अभिलेख में है जो प्रयुक्त की गई थी, इसलिए आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल है कि किस मौर्य शासक की उसके सेनापति द्वारा हत्या कर दी गई थी। तो वह शासक था वृद्धरथ। ठीक है, वृद्धरथ वह शासक था जिसकी हत्या उसके सेनापति द्वारा कर दी गई थी और वृद्धरथ मौर्य शासक था। ठीक है, वृद्धरथ वह मौर्य शासक था जिसकी जो हत्या है वह उसके सेनापति द्वारा ही कर दी गई थी। किसकी? वृद्धरथ की। अगला सवाल है कि अशोक के समय में पाटलिपुत्र में कौन सी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। तो वह बौद्ध संगीति थी तीसरी। ठीक है, तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन कब किया गया था? तो यह किया गया था अशोक के समय में किया गया था। और कहाँ पर किया गया था? तो आपको याद रखना है, यह किया गया था पाटलिपुत्र में। और कौन सी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? तो आपको याद रखना है, वह बौद्ध संगीति है तृतीय बौद्ध संगीति या तीसरी बौद्ध संगीति। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि मौर्य काल में प्रचलित विनिमय का माध्यम कौन सा सिक्का था। तो वह था पर्ण। ठीक है, पर्ण है जो मौर्य काल में प्रचलित विनिमय का माध्यम था। क्या था माध्यम? पर्ण। ठीक है, पर्ण है जो मौर्य काल में प्रचलित विनिमय का माध्यम था। कौन सा सिक्का था? पर्ण सिक्का। अगला सवाल है कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कृषि विभाग के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था। तो वह कहते थे सीताध्यक्ष। ठीक है, तो सीताध्यक्ष किसे कहते हैं? तो सीताध्यक्ष कहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कृषि विभाग के अध्यक्ष को। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कृषि विभाग के अध्यक्ष को क्या कहते हैं? तो आपको याद रखना है, उसे कहते हैं सीताध्यक्ष। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित करना है, तो इसमें आपको सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 में आप देख सकते हो कि जो सांची का लघु स्तंभलेख है वह है कहाँ पर? रायसेन में। ठीक है, तो वह रायसेन में है। और सारनाथ लघु स्तंभलेख है वह है वाराणसी में। ठीक है, और कौशाम्बी लघु स्तंभलेख है वह है अपने कौशाम्बी में। और रुमिनदेई लघु स्तंभलेख हैं जो है नेपाल में। ठीक है, तो ये थे आपके मिलान। वापस से देख लो कि सांची का लघु स्तंभलेख है वो कहाँ पर है? तो वह है रायसेन में। ठीक है, सारनाथ लघु स्तंभलेख है वह है वाराणसी में। कौशाम्बी लघु शिलालेख या लघु स्तंभलेख है वह है कौशाम्बी में। और रुमिनदेई लघु स्तंभलेख है वह है कहाँ पर? नेपाल में। ठीक है, तो आपको याद रखना है, इसलिए आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। और इसकी जो व्याख्या है कि कौशाम्बी उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले से 4 अप्रैल 1997 को पृथक होकर अलग जिला बना दिया गया। और रायसेन मध्य प्रदेश का एक जिला है। ठीक है, रायसेन कहाँ का जिला है? तो मध्य प्रदेश का जिला है। अगला सवाल है कि अशोक के किस शिलालेख में कलिंग नरसंहार का वर्णन है। तो वह शिलालेख है 13वां। ठीक है, अशोक के 13वें शिलालेख में
नरसंहार का वर्णन है। किस युद्ध के नरसंहार का? तो कलिंग युद्ध के नरसंहार का वर्णन है। किस युद्ध में? तो अशोक के 13वें शिलालेख में इसका वर्णन है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि मौर्य सम्राट अशोक का नाम किस अभिलेख में पाया गया है? तो इसका पाया गया है नाम मस्की व गुर्जरा अभिलेख में। ठीक है, मस्की व गुर्जरा अभिलेख में क्या पाया गया है? तो सम्राट अशोक का नाम पाया गया है। ठीक है, मौर्य सम्राट अशोक का नाम है जो मस्की व गुर्जरा अभिलेख में पाया गया है। तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि सेल्यूकस ने किस राजदूत को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था? तो यह भेजा था मेगस्थनीज को। ठीक है, मेगस्थनीज को किसने भेजा था? तो सेल्यूकस ने भेजा था। ठीक है, सेल्यूकस ने भेजा था। किसे भेजा था? मेगस्थनीज को। ठीक है, और किसके दरबार में भेजा था? तो आपको याद रखना है, यह भेजा था चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था। ठीक है, किसने भेजा था? सेल्यूकस ने। और किसे भेजा था? मेगस्थनीज को भेजा था। तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि भारतीय इतिहास में वह पहला शासक कौन था जिसने राजनीतिक जीवन में हिंसा के त्याग का सिद्धांत सामने रखा? तो वह शासक था अशोक। ठीक है, अशोक भारतीय इतिहास का वह पहला शासक था जिसने राजनीतिक जीवन में हिंसा के त्याग का सिद्धांत सामने रखा था। किसने रखा था सबसे पहले? तो शासक था अशोक। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि अमित्रघात के नाम से कौन सा मौर्य राजा है जो जाना जाता है? तो ये भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अमित्रघात के नाम से कौन सा मौर्य राजा है जो जाना जाता है? तो वह मौर्य राजा है बिंदुसार। ठीक है, बिंदुसार है जो अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। कौन जाना जाता है? बिंदुसार। अगला सवाल है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के किस शासक को परास्त किया था? तो यह परास्त किया था घनानंद को। ठीक है, तो घनानंद को किसने परास्त किया था? तो घनानंद को परास्त किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। और घनानंद किस वंश का था? तो घनानंद था नंद वंश का शासक। ठीक है, नंद वंश का शासक घनानंद को किस शासक ने परास्त किया था? तो आपको याद रखना है, वह शासक था चंद्रगुप्त मौर्य। ये भी परीक्षा में पूछा जा सकता है, ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। वैसे तो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि मौर्य काल का मुख्य भूमिकर था? तो मुख्य भूमिकर था बाघ। ठीक है, बाघ है जो मौर्य काल का मुख्य भूमिकर था। क्या था? बाघ। अगला सवाल है कि प्रांतीय प्रशासन या प्रांतीय शासन का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? तो कहाँ से मिलता है? मौर्य काल से। ठीक है, मौर्य काल से प्रांतीय शासन का सर्वप्रथम है जो उल्लेख मिलता है। कहाँ से मिलता है? मौर्य काल से मिलता है। अगला सवाल है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र का प्रमुख विषय क्या था? तो अर्थशास्त्र का प्रमुख विषय था राजनीति। ठीक है, राजनीति है जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र का प्रमुख विषय था। ठीक है, क्या था? राजनीति। अगला सवाल है कि अशोक ने 261 ईस्वी में किस राज्य पर आक्रमण किया जिसमें भयंकर नरसंहार हुआ? तो यह किया था कलिंग पर। ठीक है, कलिंग राज्य पर आक्रमण किया था किसने? अशोक ने। ठीक है, अशोक ने कलिंग राज्य पर आक्रमण किया था, भयंकर आक्रमण किया था। किस राज्य पर? तो कलिंग राज्य पर। कब किया था? 261 ईसा पूर्व में। अगला सवाल है कि अशोक के ज़्यादातर अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो यह लिखे गए हैं ब्राह्मणी लिपि में। ठीक है, ब्राह्मी लिपि में अशोक के ज़्यादातर अभिलेख है जो लिखे गए हैं। किस लिपि में? तो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि सुदर्शन झील का निर्माण किसके शासनकाल में करवाया गया था? तो यह करवाया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सुदर्शन झील का है जो निर्माण करवाया गया था। ठीक है, सुदर्शन झील का निर्माण किसके शासनकाल में करवाया गया था? तो आपको याद रखना है, यह करवाया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध प्रचार हेतु किसको भेजा? तो यह भेजा था महेंद्र व संघमित्रा को। ठीक है, महेंद्र व संघमित्रा को किसने भेजा था? तो यह भेजा था अशोक ने। कहाँ पर भेजा था? तो श्रीलंका में भेजा था। क्यों भेजा था? तो यह भेजा था बौद्ध प्रचार हेतु। ठीक है, बौद्ध प्रचार हेतु महेंद्र व संघमित्रा को अशोक ने श्रीलंका में भेजा था। अगला सवाल है कि चाणक्य या कौटिल्य की पुस्तक का नाम बताइए। तो चाणक्य की पुस्तक का नाम है, चाणक्य की पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र। ठीक है, तो चाणक्य के 3 नाम हैं, आप कंफ्यूज मत हो। चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त, ये 3 नाम हैं। तो एक ही आदमी के 3 नाम है। ठीक है, तो अलग अलग आदमी नहीं है, एक ही आदमी है कि तो चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त किसी की भी पुस्तक पूछे तो एक ही पुस्तक है कि अर्थशास्त्र। ठीक है, तो आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगला सवाल है
कि इतिहास में ऐसा पहला शासक जिसने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। तो वह पहला शासक कौन था? अशोक। ठीक है, अशोक इतिहास में पहला शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा जनता तक संदेश पहुंचाने की कोशिश की थी। किसने की थी? अशोक ने। ठीक है, अशोक ने की थी। अगला सवाल है कि सम्राट अशोक के ज़्यादातर अभिलेख किस भाषा में मिले हैं? तो यह मिले हैं प्राकृत भाषा में। ठीक है, तो प्राकृत भाषा में सम्राट अशोक के ज़्यादातर अभिलेख जो मिले हैं किस भाषा में मिले हैं? तो आपको याद रखना है यह मिले हैं प्राकृत भाषा में। अगला सवाल है कि सम्राट अशोक के समय कलिंग था। तो कलिंग था क्या? तटवर्ती उड़ीसा। ठीक है, तटवर्ती उड़ीसा है जो सम्राट अशोक के समय कलिंग था। ठीक है, अगला सवाल है कि सर्वप्रथम सम्राट अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में किस विद्वान ने व कब सफलता हासिल की थी? तो यह की थी जेम्स प्रिसैम्प ने। ठीक है, जेम्स प्रिसैम्प ने हासिल की थी अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता। ठीक है, और ये कब की थी? तो 1837 ईस्वी में। ठीक है, 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिसैम्प्स ने अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता हासिल की थी। कब की थी? 1837 ईस्वी में। और किसने की थी? तो आपको याद रखना है यह की थी जेम्स प्रिसैम्प ने। अगला सवाल है कि ग्रीक शासक सेल्यूकस को किसने हराया था? तो यह हराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, ग्रीक शासक सेल्यूकस को किसने हराया था? तो यह हराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। किसको हराया था? तो सेल्यूकस को हराया था। जो शासक था कौन सा? ग्रीक शासक था। ठीक है, तो ग्रीक शासक सेल्यूकस को किसने हराया था? तो आपको याद रखना है यह हराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला सवाल है कि मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु और प्रधानमंत्री का नाम था। तो क्या नाम था? विष्णुगुप्त। ठीक है, तो विष्णुगुप्त है जो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु और प्रधानमंत्री का नाम था। क्या था? विष्णुगुप्त। अगला सवाल है कि बिंदुसार पुत्र था। तो बिंदुसार किसका पुत्र था? तो बिंदुसार पुत्र था चंद्रगुप्त मौर्य का। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम क्या था? तो आपको याद रखना है चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम था बिंदुसार। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि सारनाथ स्तंभ जिसे अशोक स्तंभ भी कहते हैं जिसमें किन पशुओं की आकृतियों का चित्रण है? तो ये आकृतियाँ हैं कि हाथी, अश्व, बैल व गाय, सिंह व खरगोश, बैल व सिंह। तो इसमें कौन सा जो चित्र थे जो सारनाथ स्तंभ में या अशोक स्तंभ में जो उत्कीर्ण थे इन पशुओं के? तो इनमें से कौन से पशु थे? तो बैल व सिंह। ठीक है, तो बैल व सिंह वह पशु थे जो अशोक स्तंभ या सारनाथ स्तंभ में उत्कीर्ण आकृतियाँ थी इनकी। ठीक है, बैल व सिंह की आकृतियाँ उत्कीर्ण थी किस स्तंभ में? तो अशोक स्तंभ या सारनाथ स्तंभ में थी। अगला सवाल है कि इसे जूम आउट कर देते हैं पहले। ठीक है, तो अगला सवाल है कि सम्राट अशोक के 14वें शिलालेख 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त हुए। निम्नलिखित स्थानों को उनके क्षेत्रों से सुमिलित करें। तो स्थानों को उनके क्षेत्रों से सम्मिलित करना है तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। तो शाहबाज गढ़ी है जो पाकिस्तान के पेशावर ज़िले में, मनसेहरा है जो पाकिस्तान के हजारा ज़िले में, कलसी है जो उत्तरांचल के देहरादून ज़िले में, और गिरनार है जो गुजरात के काठियावाड़ ज़िले में स्थित है। ठीक है, तो ये शिलालेख है सब। ठीक है, ये शिलालेख है जो कहाँ से प्राप्त हुए वो आपको बताना है। वापस से एक बार देख लीजिए कि शाहबाज गढ़ी शिलालेख है जो पाकिस्तान के पेशावर ज़िले में प्राप्त हुआ है, और मनसेहरा जो शिलालेख है वो पाकिस्तान के हजारा ज़िले में प्राप्त हुआ है, और कलसी है जो उत्तरांचल के देहरादून ज़िले से प्राप्त हुआ है, और गिरनार है जो गिरनार शिलालेख है वह गुजरात के काठियावाड़ ज़िले से प्राप्त हुआ है। तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि सारनाथ स्तंभ के चक्र में कितनी तीलियाँ हैं? तो उनके स्तंभ में तीलियाँ हैं 24। ठीक है, तो 24 तीलियाँ कहाँ पर है? तो सारनाथ स्तंभ के चक्र में। ठीक है, तो सारनाथ स्तंभ के चक्र में कितनी तीलियाँ हैं? तो आपको याद रखना है उसके स्तंभ में तीलियाँ है 24। अगला सवाल है कि सुमिलित कीजिए। तो पुस्तक और रचयिता का नाम है तो सुमिलित करना है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जिसमें अर्थशास्त्र की रचना की है कौटिल्य ने, इंडिका की रचना की है किसने? मेगस्थनीज ने, मुद्रा राक्षस की रचना की है विशाखादत्त ने, और परिशिष्ट पर्वन की रचना की है हेमचंद्र ने। ठीक है, हेमचंद्र ने परिशिष्ट पर्वन की रचना की है। तो आपस से देख लो
पुस्तकों के नाम और रचयिता का नाम वापस से देख लो, ठीक है। तो अर्थशास्त्र की रचना किसने की है, जल्दी बोलो। अर्थशास्त्र की रचना की है कौटिल्य ने। इंडिका की रचना किसने की है, तो इंडिका पुस्तक की रचना की है किसने, मैगस्थनीज ने। मुद्रा राक्षस की रचना किसने की है, तो मुद्रा राक्षस की रचना की है विशाखादत्त ने। और परिशिष्ट पर्वन की रचना किसने की है, तो परिशिष्ट पर्वन की रचना की है हेमचंद्र ने, ठीक है। तो आपको याद रखना है, इसलिए आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल है कि दिव्यावदान के अनुसार अशोक को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित किया था, तो यह किया था उपगुप्त ने, ठीक है। तो उपगुप्त ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था, किसको दीक्षित किया था, तो उपगुप्त को, ठीक है। अशोक को बौद्ध धर्म में उपगुप्त ने दीक्षित किया था, किसके अनुसार, तो दिव्यवादन के अनुसार। क्या प्रश्न है कि दिव्यवादन के अनुसार अशोक को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित किया, तो यह किया था उपगुप्त ने दीक्षित किया था, किसको, अशोक को। अगला सवाल है कि किस अभिलेख में अशोक स्पष्टतः बुद्ध धम्म और संघ का अभिवादन करता है, तो यह करता है भाब्रू शिलालेख में, ठीक है। भाब्रू शिलालेख में अशोक स्पष्टतः बुद्ध धम्म और संघ का अभिवादन करता है, किस शिलालेख में, तो आपको याद रखना है वह शिलालेख है भाब्रू शिलालेख, ठीक है। तो भाब्रू शिलालेख में स्पष्टतः बुद्ध धम्म और संघ का अभिवादन करता है, कौन करता है, अशोक। अगला सवाल है कि निम्न में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य एवं अशोक दोनों के नामों का उल्लेख है, तो वह अभिलेख है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य एवं अशोक दोनों के नामों का उल्लेख मिलता है, किस अभिलेख में मिलता है, तो आपको याद रखना है वह अभिलेख है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख वह अभिलेख है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य एवं अशोक दोनों के नामों का उल्लेख मिलता है। अगला सवाल है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय सौराष्ट्र का राज्यपाल कौन था, तो राज्यपाल था वैश्य पुष्यगुप्त, ठीक है। वैश्य पुष्यगुप्त है जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय सौराष्ट्र का राज्यपाल था, कौन, वैश्य पुष्यगुप्त। अगला सवाल है कि यूनानी और अरमी भाषा में खुदा अशोक का एक द्विभाषी उत्कीर्ण लेख मिलता है, तो कहाँ से मिलता है, तो यह मिलता है कंधार में, ठीक है। कंधार में यूनानी और अरमी या अरामाइक, ठीक है, अरमी या अरामाइक भाषा में खुदा अशोक का एक द्विभाषी उत्कीर्ण लेख मिलता है, तो किसमें, कहाँ पर मिलता है, तो यह मिलता है कंधार में, ठीक है। तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि रुमिनदेई स्तंभ किसके शासनकाल का है, तो यह है अशोक के शासनकाल का, ठीक है। कौन सा स्तंभ, तो आपको याद रखना है वह स्तंभ है रुमिनदेई, ठीक है। रुमिनदेई स्तंभ जो अपने स्तंभ है वह अशोक के शासनकाल का, ठीक है। किसके शासनकाल का है, तो आपको याद रखना है वह है अशोक के शासनकाल का। अगला सवाल है कि मौर्य साम्राज्य को अनंतः नष्ट किया, तो यह नष्ट किया था पुष्यमित्र शुंग ने, ठीक है। मौर्य साम्राज्य को जो नष्ट किया था वह किया था पुष्यमित्र शुंग ने, ठीक है। तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है ठीक है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन सा है, तो वह नमूना है स्तंभ, ठीक है। स्तंभ है जो मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना है, कौन सा है, स्तंभ। अगला सवाल है कि सारनाथ धम्मचक्र क्या दर्शाता है, तो यह दर्शाता है धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है। धर्म चक्र प्रवर्तन है जो सारनाथ धर्म चक्र दर्शाता है, ठीक है। तो सारनाथ धर्म चक्र क्या दर्शाता है, तो आपको याद रखना है यह दर्शाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। अगला सवाल है कि श्रवण बेलगोला स्थित है, तो श्रवण बेलगोला स्थित कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है यह स्थित है कर्नाटक में, ठीक है। तो कर्नाटक में क्या स्थित है, तो आपको याद रखना है यहाँ पर स्थित है श्रवण बेलगोला, ठीक है। तो श्रवण बेलगोला कहाँ पर स्थित है, कर्नाटक में। अगला सवाल है कि अशोक महान इतिहास में जाना जाता है, किसके लिए जाना जाता है, तो यह जाना जाता है शांति और अहिंसा के लिए, ठीक है। तो शांति और अहिंसा के लिए कौन जाना जाता है, तो आपको याद रखना है वह जाना जाता है अशोक, ठीक है। अशोक महान इतिहास में जाना जाता है क्या, शांति और अहिंसा के लिए जाना जाता है। अगला सवाल है कि अशोक के धम्म के संदर्भ में कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है, तो असत्य कथन के बारे में बताना है मृत्युदंड समाप्त कर दिया गया, ठीक है। मृत्युदंड समाप्त कर दिया गया जो अशोक के धम्म के सिद्धांत में यह कथन है जो सत्य नहीं है, ठीक है। इसलिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2।
अगला सवाल है कि अशोक को स्मरण किए जाने का कारण है, तो क्या कारण है? जनहित। ठीक है, जनहित ही वही कारण है जो अशोक को स्मरण किए जाने का प्रमुख कारण है। ठीक है, तो अशोक को स्मरण किए जाने का प्रमुख कारण क्या है? तो वह कारण है जनहित। अगला सवाल है कि बिंदुसार की एक राजसभा में आने वाला यूनानी राजदूत कौन था? तो वह था डाइमेकस। ठीक है, डाइमेकस वह यूनानी राजदूत है जो बिंदुसार की राजसभा में आने वाला यूनानी राजदूत था। कौन था? डाइमेकस। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन शेष अन्य के बाद तक जीवित रहा? तो वह था अजातशत्रु। ठीक है, अजातशत्रु वह व्यक्ति था जो लास्ट में जीवित रहा था। कौन? अजातशत्रु। ठीक है, कौन था? अजातशत्रु। अगला सवाल है कि बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ का संबंध मिनेंडर से है? तो वह है मिलिंद पन्हो। ठीक है, मिलिंद पन्हो बौद्ध धर्म के मिलिंद पन्हो ग्रंथ का संबंध है जो मिनेंडर से है। किससे संबंध है? मिनेंडर से। कौन सा ग्रंथ है? मिलिंद पन्हो। अगला सवाल है कि निम्नलिखित मौर्य शासकों पर गौर कीजिए। तो इन पर गौर करना है। अशोक, दशरथ, बृहदत्त और कुणाल, ये चारों मौर्य शासक है। और इसमें क्या बताया गया? इनमें किसकी उपाधि देवनाम प्रिय थी? तो देवनाम प्रिय उपाधि थी किसकी? अशोक और दशरथ की। ठीक है, तो अशोक और दशरथ वह मौर्य शासक थे जिनकी उपाधि थी क्या? देवनाम प्रिय। ठीक है, देवनाम प्रिय किनकी उपाधि थी? तो अशोक और दशरथ। इसलिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अगला सवाल है कि राजुको को क्यों नियुक्त किया जाता था? तो यह नियुक्त किया जाता था कर वसूली के लिए। ठीक है, कर वसूली के लिए राजुको को नियुक्त किया जाता था। क्यों किया जाता था? कर वसूली के लिए। अगला और आज का अंतिम सवाल है कि 12 बार की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? तो 12 बार की पहाड़ियाँ हैं बिहार में। ठीक है, तो बिहार में स्थित 12 बार की पहाड़ियाँ हैं। तो कहाँ पर स्थित है? बिहार में स्थित है। कौन सी पहाड़ियाँ? 12 बार की पहाड़ियाँ। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपके लिए ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल साबित हुआ हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।